नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तत्वों और तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो जिस समय परमाणु सिद्धांत दिए जा रहे थे तो उन्हीं के साथ में तत्वों की खोज लगातार जारी थी। सन 1800 तक लगभग 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1863 तक 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। और अगर आज वर्तमान की बात करें तो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो उसी समय से तत्वों की खोज जारी थी और लगातार तत्वों की खोज की जा रही थी, जिससे तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इनके सभी गुणधर्मों का अध्ययन कर पाना बहुत कठिन कार्य था। इसका क्या किया जाए जिससे इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, ये सभी का अध्ययन एक साथ हो जाए और सरल तरीके से हो जाए। इसके लिए तत्वों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता हुई। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि ताकि उनका क्या किया जा सके, सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सके। तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए कई सारे वैज्ञानिक प्रयासरत थे, लेकिन प्रथम कुछ हद तक सफल प्रयास करने में डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक सफल रहे। क्या नाम था उनका? डोबे राइनर। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोबे राइनर। तो डोबे राइनर ने 1829 में तीन तत्वों के 3 समूह बना दिए। प्रत्येक समूह में कितने तत्व लिए उन्होंने? 3 तत्व लिए और समूह भी कितने बनाए? 3। समूह कौन से थे देखना। पहला समूह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इन्होंने इन समूह के आधार पर कहा कि ये जो बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु भार इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है? औसत होता है। जैसे कि यहां देखना, समझना इससे। इसका परमाणु भार होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है 39। तो इस बीच वाले तत्व का परमाणु भार इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है? लगभग औसत। इनके अनुसार, डोबे राइनर के अनुसार। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो औसत क्या होता है? किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याओं को जोड़ा जाता है उसका भाग दे देते हैं। देखना, 7 प्लस 39/2 करते हैं। यहाँ आता है 46/2 बराबर 2 का भाग 46 में देंगे, कितना है? 23। ठीक। तो इन्होंने क्या कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है? लगभग औसत होता है। इस प्रकार से 3 समूह उन्होंने दिए। इन तीनों समूहों को डोबे राइनर के त्रिक भी कहा जाता है। ठीक। और ये जो एक समूह में जो तत्व है उनके गुण भी क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, ऐसा डोबे राइनर ने बताया। लेकिन डोबे राइनर जो थे, हम जानते हैं कि 1800 तक 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो 1829 तक तो और भी ज्यादा तत्व खोजे जा चुके होंगे। तो इन्होंने तो सिर्फ 9 तत्वों के बारे में ही बताया, बाकी तत्वों के बारे में ये नहीं बता पाए। इसलिए ये इनका प्रयास क्या हो गया? असफल रहा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया। अब अष्टक नियम क्या था? तो अष्टक नियम का कथन ये है कि
अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, पहले एक मिनट परमाणु भार समझ लेते हैं अपन। हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो यहाँ पर नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, और नाभिक में ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो नाभिक में है, नाभिक में कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं या फिर समान हो सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार समझ में आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो इन्होंने क्या कहा, अष्टक नियम के अनुसार कि यदि परमाणुओं को, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम मतलब कि कम वाला पहले, ज्यादा वाला बाद में, बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाए तो प्रत्येक 7 तत्व के बाद 8वां जो तत्व आता है उसके गुणधर्म पहले वाले से समानता रखते हैं। देखना इस नियम को यहां से समझना। इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया था। देखना यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर ये लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये क्या था, तत्वों का परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। तो जब इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व जो आया वो किसके समान था, पहले वाले तत्व के समान था। गुणों में क्या इससे समानता रखता था। तो उन्होंने क्या कहा, इसकी तुलना किससे की, उन्होंने संगीत के सुरों से की। जिस प्रकार से संगीत में 7 सुरों के बाद में 8वां सुर कैसे होता है, पहले जैसा होता है। यहां देखना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और वापस से सा। जिस प्रकार संगीत में 7 सुरों के बाद 8वां सुर कैसा होता है, पहले सुर जैसा होता है, उसी प्रकार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए तो प्रत्येक 7 तत्व के बाद 8वां तत्व किसके जैसा होता है, पहले के जैसा होता है। ये क्या था, न्यूटन का अष्टक नियम। अब इनकी कमियां देख लेते हैं। कमियां इनकी ये रही कि ये कैल्शियम तक ही नियम लागू हो पाया। अर्थात क्या हुआ, कैल्शियम के बाद में अगर हम तत्व को रखें यहाँ पर तो उसके गुण इन तत्वों से समानता नहीं रख रहे थे। क्या हो रहे थे, भिन्न भिन्न हो रहे थे। अर्थात कैल्शियम तक ये नियम लागू हो पाया, उसके बाद वाले तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हो पाया। इसलिए इनका ये वर्गीकरण का ये प्रयास क्या रहा, असफल रहा। फिर हम अब आगे पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।